आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि मोदी विरोधी गुट में फूट हो गई है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी तो अमेरिका में थे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सिंगर जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए, मैरी को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए। आखिर क्यों पांव छुए ये मैं बताऊंगा। प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, जहां सम्मान मिला उनके लिए लोग दंडवत साष्टांग भी है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। लेकिन विरोधी जो प्रधानमंत्री मोदी को हराने की प्लानिंग कर रहे थे, अब उनमें आपस में फूट हो गई। वो आपस में एक साथ आने को तैयार नहीं है। जरा देखिए क्यों विरोधियों में भगदड़ मची हुई है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका की यह तस्वीर दुनिया भर में चर्चा में है। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय राष्ट्रगान के बाद अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन ने जैसे ही पीएम मोदी के पैर छुए, पूरा स्टेडियम मोदीमय हो गया। विदेशी धरती पर मोदी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दुनिया उन्हें पलकों पर बिठा रही है। चीन पाकिस्तान की रातों की नींद गायब है। दशकों बाद विदेशी धरती पर हिंदुस्तान का ऐसा रुतबा देखने को मिल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में मोदी विरोधियों के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। विरोधियों की बैठकें हो रही हैं। यहां मोदी हटाओ अभियान चल रहा है। उन्हें सत्ता से हटाने के लिए सारे तकड़म आजमाए जा रहे हैं। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। लेकिन विपक्षी दलों की बैठक के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि सबके चेहरे बेनकाब होने लगे। 23 जून को केजरीवाल मोदी हटाओ बैठक में शामिल तो हुए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर साजिश का इल्जाम लगा दिया और उस पर मोदी से सांठगांठ का आरोप लगाया। तो उधर लालू की पार्टी ने भी केजरीवाल को तानाशाह करार दे दिया। तो सवाल ये, क्या विपक्षी दल इस तरह से मोदी को रोक पाएंगे? क्या विपक्षी दलों का ये जमावड़ा एक दूसरे को निपटाने का है, जिसे मोदी हटाओ नाम दिया गया है? भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, हराने के लिए गुट बना, उस गुट में कैसे फूट हो गई। उस गुट में पहले कोशिश क्या थी, देखिए जरा। कोशिश ये थी, देख रहे हैं आप, कोशिश ये थी कि नीतीश मोदी विरोध का चेहरा बनना चाहते थे। नीतीश पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। सभी विरोधियों को इसीलिए नीतीश एक करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश को उम्मीद थी कि बैठक में कुछ फैसले हो सकते हैं। नीतीश विपक्ष गठबंधन के संयोजक बनना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या? बैठक के बाद ऐसी कोई घोषणा हो नहीं पाई। पटना में 15 सियासी दल इकट्ठा हुए और इनमें से 6 सीएम थे, 5 पूर्व सीएम थे और विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश हो रही थी। इस दौरान विपक्ष की फूट पहले दिन ही सामने आ गई। विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल गायब हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही केजरीवाल निकल गए थे। केजरीवाल अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं। अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। केजरीवाल चाहते थे कि बैठक में अध्यादेश पर चर्चा हो, कांग्रेस समेत सभी 15 दल उनका साथ दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अध्यादेश की बात रखी जाए। बैठक में विपक्षी एकता पर ज्यादा चर्चा हुई, अध्यादेश पर नहीं हुई। दिल्ली वाले अध्यादेश को खास जगह ही नहीं मिली। केजरीवाल नाराज हो गए। नाराज केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निकल गए। केजरीवाल के रुख पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी क्या कह रही? शिवानंद तिवारी ने कहा है ये तो तानाशाही है। सबसे पहले आपके मुद्दे पर ही कैसे बात हो सकती है, इसलिए सभी ने उनको खास भाव नहीं दिया। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए इस मामले पर जो अगवानी कर रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और तेज प्रताप क्या कह रहे हैं। देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक, और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि
ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, ये उनका चुनाव है, तो उनके मुद्दे पर चुनाव होगा। रोड बच गया, मोदी जी चले गए। रोड बच गया, मोदी जी चले गए। रोड बच गया, मोदी जी चले गए। तो तेज प्रताप कह रहे हैं मोदी जी चले गए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कांग्रेस वर्सेस केजरीवाल हो गया है। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आप देखिए जो मोदी को हराने की लड़ाई थी उसमें क्या हो गया है। सबसे पहले केजरीवाल क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि हमने चिट्ठी लिखी थी, जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने कहा चिट्ठी में गंभीरता ही नहीं दिखी आपकी, जवाब क्या देते। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है अध्यादेश पर रुख साफ करे कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी कह रही है समर्थन नहीं तो साथ मीटिंग नहीं करेंगे। कांग्रेस का कहना है आप भी कई मुद्दों पर साथ नहीं थे। आम आदमी पार्टी कह रही है एक मौका दीजिए, मिल तो लीजिए। कांग्रेस कह रही है राहुल ने अकेले मिलने से मना कर दिया। आम आदमी पार्टी एक कप चाय तो पिलाइए। कांग्रेस हमारे यहां मीटिंग फिक्स करने की प्रक्रिया है, ऐसे चाय नहीं पिलाते। आम आदमी पार्टी कह रही मिलने का वक्त दीजिए। कांग्रेस कह रही है आप मिलने के लिए बेताब क्यों हैं। अब समझिए, अब इस बातचीत में सब कुछ समझ आ रहा है, कौन किस किस से कितना हाथ मिला रहा है और हाथ मिलाने वाला कितना गले मिल पा रहा है। अब सुनिए जरा, आज बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक बयान संजय सिंह का ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जिन लोगों से मिल रही थी कल पटना में, उन सबको ही ये गाली देते रहे। सुनिए जरा। आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ। सोचिए जरा, संजय सिंह जिन सब का नाम ले रहे थे, कल खुद केजरीवाल इन सब के साथ बैठे थे। पॉलिटिक्स है। आइए इस बीच एक तस्वीर और दिखाता हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी तो अमेरिका में थे। प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की विरोधियों ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन तस्वीर देखिए, अखबार देख रहे, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अमेरिका के जितने अखबार हैं सब में सुबह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। देखिए, बाइडेन के साथ तस्वीर देख रहे हैं। दूसरा देखिए, संसद में तस्वीर आप देख रहे हैं। नीचे देखिए, यूएसए टुडे हो, द वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, जितने अखबार आज सुबह जब अमेरिका में लोगों की आंख खुली, पटना में बेशक विरोधी पहले तो मोदी को हराने की तैयारी में थे, फिर खुद में फूट हो गई। लोगों ने जब आज अमेरिका में गुड मॉर्निंग हुई और अखबार उठाया तो ये था। वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, अमेरिकी संसद में मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कई सांसद उनके हाथ मिलाने के लिए खड़े थे उनसे। मोदी का दौरा चीन के लिए गुप्त संदेश है। बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह बताया है। यह दिखाता है कि चीन को लेकर अमेरिका की नीति बदल रही। अगला अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, बाइडेन ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। बाइडेन भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत कर रहे हैं।
और सैन्य तकनीक से भारत को और मजबूती मिलेगी। अमेरिका इस दौरे से चीन को भी संदेश दे रहा है। पीएम मोदी देश की नब्ज पहचानते हैं। सोचिए, अखबार भी पहचान रहा है कि मोदी देश की नब्ज पहचानते हैं। विरोधी अपनी नब्ज टटोल रहे हैं, मोदी जनता से सीधे जुड़ते हैं। अगला अखबार CNN लिख रहा है, बाइडेन ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। CNN का पोर्टल है, मोदी का शानदार स्वागत कूटनीति का अच्छा उदाहरण है। आज दुनिया के सभी देश भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है। हर चुनौती से निपटने में भारत की अहम भूमिका है। तो मोदी को हराने वाले क्या कर रहे थे इस दरमियान, आइए मैं आपको दिखाता हूं। बड़ा दिलचस्प है, जब मोदी को हराने के लिए बड़ी बड़ी बैठक हो रही थी, ये सब मिल रहे थे, देख रहे हैं मोदी का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। जब कल ये सब मिल रहे थे मोदी को हराने के लिए, तब आप जानते हैं क्या हो रहा था। मोदी कहते हैं करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीजेपी कह रही है ये सब इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि सब पर करप्शन के आरोप हैं, इसलिए चाहते हैं मोदी हटाओ तभी बचेंगे। जब ये मिल रहे थे तो केरला में कांग्रेस का अध्यक्ष गिरफ्तार हो गया था। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये सुधाकरण की तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वहां राहुल बैठक कर रहे थे, यहां सुधाकरण उठा लिए गए थे। सुधाकरण से पूछताछ हो रही थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं तस्वीर, सुधाकरण नजर आ रहे हैं। ये आपको कांग्रेस के केरल के प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस ने उठा लिया भ्रष्टाचार के आरोप में, धोखाधड़ी के आरोप में। सोचिए, यानी 23 को पटना में मोदी को हटाने की तैयारी थी। यही कह रही है बीजेपी कि इसीलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें डर है करप्शन पर कार्रवाई हो रही। कांग्रेस नेता सुधाकरण पर शिकंजा कसा, धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हुए। केरल पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा इन्हें। घंटों पूछताछ के बाद सुधाकरण को जमानत मिली। केरल की कोच्चि पुलिस ने उनसे 7 घंटे पूछताछ की। सुधाकरण का करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में नाम आया था। नकली एंटीक डीलर मोनसन के साथ यह धोखाधड़ी की गई और केरल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुधाकरण। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह तो सिर्फ एक अध्यक्ष है। बीजेपी कहती है ये सब इसीलिए मोदी को हटाना चाहते हैं क्योंकि इन सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब आपको बताता हूं, जितने लोग कल मिले, क्या ये सब पाक साफ हैं या सब पर आरोप है? देखिए जरा, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, जमानत पर है। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, जमानत पर है। लालू यादव जमीन के बदले नौकरी का मामला चल रहा है, चारा घोटाला में सजा याफ्ता है। राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में नाम है। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के नेता रहे, शिक्षक भर्ती घोटाला, जेल में है। हेमंत सोरेन अवैध खनन के मामले में आरोप है। MK स्टालिन तमिलनाडु, चलिए, बिजली मंत्री इनके जो थे वी सेंथिल गिरफ्तार हो गए हैं। सेंथिल पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है। संजय राउत पात्राचाल घोटाले में जमानत पर है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले के आरोप इनके ऊपर लगे। ये सारे लोग, इनके नेता मोदी को हराने के लिए कल मिले। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, बीजेपी कहती है इन सब पे आरोप हैं। देखिए जरा, लेकिन उसके जुदा दूसरी तस्वीर देखिए। ये सब चाहते हैं 24 में मोदी को हटा दें, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अमेरिका में मोदी के पांव छुए जा रहे हैं। आपको याद होगा पपुआ के PM भी मोदी के पांव छू रहे थे। ये सिंगर जो आप देख रहे हैं, सिंगर मैरी मिलबेन, उन्होंने देखिए जरा, उन्होंने पहले राष्ट्रगान गाया और उसके बाद वो आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए। जरा सुनिए वो क्या कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। Well, I'm just so honored to be here. The Prime Minister is such a wonderful and kind man, and it was just a sincere honor to be a part of his state arrival visit this week, to have been with him in New York, and certainly to honor him tonight singing the Indian national anthem. I loved hearing the crowd sing the anthem. You could hear the passion in all of their voices, and so a true honor to be here tonight. लेकिन सोचिए, विरोधी मोदी को हराना चाहते हैं, वो चाहते हैं सब एक हो जाएं, उसके बाद मोदी को हराया जा सकता है। क्या सब एक होने पर मोदी को हराया जा सकता है? एक टेस्ट आपको दिखाता हूं। मोदी को हराने के लिए यह टेस्ट हुआ था 2019 में
एसपी और बीएसपी साथ आ गई थी, मायावती को देख रहे हैं। डिंपल यादव मायावती के पांव छू रही हैं, अखिलेश की पत्नी। मायावती और अखिलेश साथ आए मोदी को हराने के लिए, योगी को हराने के लिए 2019 में। लेकिन क्या साथ आने पर हुआ क्या? यह एक लिटमस टेस्ट भी था जो ये बताता है कि सारे विरोधी एक होकर मोदी को हरा पाएंगे। यूपी में 80 सीटें, यहीं से जरा टेस्ट का रिजल्ट ले लीजिए। देखिए आप, ये देख रहे हैं, अखिलेश साइकिल पर है, मायावती बहन जी हाथी के साथ हैं। मोदी को हराने के लिए 19 में अखिलेश और मायावती साथ थे। दोनों ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था। उत्तर प्रदेश में साथ साथ कई रैलियां भी कर ली। चुनावी मंच पर मुलायम मायावती भी साथ दिखे थे, मुलायम माया साथ साथ बैठे भी मंच पर, और खुले मंच पर डिंपल यादव ने पांव भी छुए, जो मैंने आपको दिखाई तस्वीर। लगा था उत्तर प्रदेश में बीजेपी साफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों बड़े दल एक साथ आ गए। अपना अपना वोट बैंक मिलाकर जब लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो चौंकाने वाले थे। मोदी की आंधी में सब हवा हो गए। अखिलेश यादव को देखिए जरा, कुल 80 सीटें हैं यूपी में लोकसभा की। अखिलेश को मिली 5 मिलने के, मायावती और एसपी साथ लड़ी जब। बीएसपी को मिली 10 और बीजेपी प्लस के खाते में आई 64 सीट्स, जिसमें अकेले बीजेपी के पास 62 सीटें 2019 में। कांग्रेस से केवल सोनिया गांधी जीत पाई थी रायबरेली में, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी ने सम्मान में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। अमेठी से राहुल गांधी का बोरिया बिस्तर बंद गया। इस चुनाव में अब परसेंटेज देखिए, इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को 51.5% वोट मिला था। बीएसपी, एसपी, आरएलडी को मिला ले तो 39.2%। यहां 51 और कहां 39, 10% से ज्यादा का डिफरेंस है। समाजवादी पार्टी को 18% और मायावती को 19.5% वोट मिला था जब मिलकर चुनाव लड़े थे तब। जैन चौधरी की आरएलडी को 1.7% वोट मिला था। राहुल गांधी की कांग्रेस को 6.5% वोट मिला था। यह है मिलकर लड़ने के बाद का रिजल्ट, जो बताता है कि एसपी बीएसपी साथ मिलकर कुछ नहीं कर पाए। तो हर राज्य में अगर ये साथ मिलकर लड़ेंगे तो क्या बदलाव हो जाएगा, एक बुनियादी सवाल। अब जरा सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं और गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। कल की मीटिंग थी, ये ऑर्डिनेंस के लिए नहीं बनी थी। ये मीटिंग बड़े इश्यूज डिस्कस करने के लिए बनी थी, और जब ऑर्डिनेंस का वक्त आएगा तो कांग्रेस उसमें अपना फैसला करके वो बता देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी कोई मतलब घबराने की कोई बात है। फोटो सेशन के अलावा वो कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि लालू जी लिट्टी खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, राहुल जी को कह रहे हैं जरा शादी उदी कर लो। वो एक फोटो सेशन नहीं तो और क्या था। मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला बिहार आकर के क्या कर लेंगे, और लालू जी, नीतीश जी जम्मू कश्मीर जाके क्या कर लेंगे? अगर है हिम्मत तो किसी का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे खड़े। आइए, अब बड़ी बात यह है कि ये सब क्या मिलेंगे आपस में, मिलकर लड़ेंगे आपस में, कह तो रहे हैं। अब देखिए मिलकर लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। अलग अलग राज्य के हिसाब से मैं बताऊंगा, इनके नेता अलग, इनके कैडर अलग। वही एसपी बीएसपी वाला गठबंधन कॉम्बिनेशन जो यूपी में फेल हो गया, वो हर जगह होगा। दिल्ली का उदाहरण लीजिए, विपक्षी गठबंधन जमीन पर आसान नहीं है। एक दूसरे की विरोधी पार्टियों के साथ आने की चुनौती है। कार्यकर्ताओं को साथ लाना सबसे मुश्किल है। दिल्ली कांग्रेस ने आलाकमान को संदेश दे दिया है, अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देना उचित नहीं है। केजरीवाल भरोसे के लायक नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ लड़ना बड़ी चुनौती है। तो दिल्ली में गठबंधन कैसे कामयाब होगा, फेल होगा। पंजाब चलिए, पंजाब में कांग्रेस और आप कैसे लड़ेंगे? पंजाब में आप कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई है, यानी इनको हराकर ये सत्ता में आए हैं। अब साथ मिलकर कैसे लड़ेंगे? आप कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने आलाकमान से मुलाकात की थी। पंजाब सरकार पर कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी का आरोप है। ऐसे में पंजाब में आप कांग्रेस का गठबंधन कैसे होगा? अब आइए पश्चिम बंगाल चलिए।
ये दो पॉजिटिव नेगेटिव धुर विरोधी कैसे मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के बीच तू मैं चल रही है। पटना में विपक्ष की बैठक में कांग्रेस टीएमसी शामिल थी। उधर अधीर रंजन चौधरी ममता पर निशाना साध रहे थे। अधीर ने कहा कि टीएमसी को तो चोर है। ममता ने भी बैठक में कांग्रेस को नसीहत दे दी। बंगाल में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध गलत है। ममता कांग्रेस का गठबंधन होने पर भी सवाल उठ गए हैं। अब देखिए यह गठबंधन कैसे होगा। इनके नेता शुरू से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, इनके काडर सड़क पर लड़ते रहे, अब ये मिल जाएंगे तो वोटर कैसे मिलेगा? महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन को लेकर पेच है। कांग्रेस उद्धव गुट की विचारधारा बिल्कुल अलग है। सरकार बेशक बना ली हो, उद्धव वीर सावरकर को महान मानते हैं, राहुल सावरकर पर सवाल उठाते हैं। उद्धव औरंगजेब को आक्रांता बताते हैं और कांग्रेस औरंगजेब पर चुप्पी साधे रखती है। ऐसे में दोनों पार्टियों का गठबंधन आसान नहीं है। ये वो नजीर हैं जो बताती हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कभी एक नहीं हो सकते। जरा सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं और शिवराज क्या कह रहे हैं। फिर बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फोटो सेशन था तो फिर बीजेपी को इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मीटिंग के बारे में क्यों बोलने के? आराम से रहें, शासन चलाएं, उनको कौन रोके हुए है? लेकिन सच्चाई ये है कि इस मीटिंग के बाद बीजेपी का नींद उड़ा हुआ है। बीजेपी अच्छी तरह से समझ रही है कि सचमुच में ये गोलबंदी हो गई तो हम लोग 100 सीट के नीचे चले जाएंगे। 6 महीना के अंदर शिवराज सिंह चौहान ही खुद अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। जैसे जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सब मिलकर लड़ेंगे तो मोदी को हरा लेंगे? देश के लोग क्या सारे विरोधियों के साथ खड़े हो जाएंगे? मैं आपको उदाहरण के साथ बताने जा रहा हूं। भारत के लोग अब बहुत परिपक्व हो चुके हैं। वो हंग मेजॉरिटी नहीं देते, हंग असेंबली नहीं होती है, न लोकसभा होती है। अब जो भी होता है वो एक साथ मिलकर लड़ते हैं। देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर सब कुछ कह रही है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? शुरू करते हैं अब तक जितने चुनाव हुए हैं। अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला ट्रेंड देखिए, जहां जिसकी सरकार आती है पूरी मेजॉरिटी से आती है। मोदी आए या विरोधी आए, जो आएगा मेजॉरिटी से आएगा। उदाहरण देखिए, 2022 में योगी वापस आए सत्ता में। यूपी की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया योगी आदित्यनाथ को। एनडीए को 275 सीटें मिली, योगी को अकेले 252 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को 111 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। 2019 में भी बीजेपी जीती थी। कहने का मतलब यह है कि चुनाव असेंबली का हो या लोकसभा का हो, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। एक आदमी की सरकार, जोड़ तोड़ कर सरकारें अब बनने का ट्रेंड बदल गया है। अब देखिए जरा पश्चिम बंगाल उदाहरण आपके सामने। 21 में ममता तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। ममता की टीएमसी को 214 पर जीत मिली, बीजेपी को 76 पर संतोष करना पड़ा। बंगाल में विधानसभा की 292 सीटें हैं, यानी पूरी मेजॉरिटी के साथ ममता भी आई। अगला उदाहरण लीजिए, गुजरात चलिए। 2022 में भूपेंद्र पटेल दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। 22 में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। बीजेपी को 156, कांग्रेस को 17 सीटें मिली। गुजरात में 182 सीटें हैं। यहां बीजेपी 1990 से सत्ता में है, पूर्ण बहुमत यहां भी मिला। दिल्ली में केजरीवाल को हमेशा पूर्ण बहुमत मिला है। 2020 में केजरीवाल की वापसी हुई। दिल्ली में आपने 62 सीटें जीती थी और बीजेपी को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। हिमाचल चलिए, यहां भी कांग्रेस जीती पूरी मेजॉरिटी के साथ। 2022 में कांग्रेस की वापसी हुई। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी और कांग्रेस के 40 विधायक चुनकर पहुंचे हैं। बीजेपी को केवल 25 सीटें मिली। हिमाचल में कुल 68 सीटें हैं। कहने का मतलब ये ट्रेंड वक्त के साथ चेंज हो गया। ट्रेंड ऐसे चेंज हो गया है कि जो जीतेगा पूरी मेजॉरिटी से जीतेगा। कुनबा जोड़कर
इधर उधर से ईंट जोड़कर जीतना मुश्किल है। क्या कह रहे हैं जरा पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, उन्हें सुनिए। गठबंधन की सरकारें हमेशा और स्थिरता के घेरे में घिरी रही है और अनिश्चितता का वातावरण रहा है और सरकारें असमय गई भी हैं। जो सरकारें गठबंधन की अपनी अवधि पूरी कर पाई हैं, उनके अंदर भी गठबंधन के साथियों के दबाव में प्रधानमंत्री हमेशा कई बार नीतिगत निर्णय से बचते रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार में हमने देखा है कि विदेश नीति के स्तर पर भी गठबंधन के दबाव में पैर वापस लेने पड़े हैं। लंबा एक कालखंड चलने के बाद ये समझ में आया कि ये तो गठजोड़ की सरकारें ज्यादातर निर्णय नहीं ले पाती हैं, जनता के हित पीछे छूटते हैं और इस वजह से फिर से मैंडेट की सरकार आने लगी। मुझे ये लगता है कि गठजोड़ होकर भी हो, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि कौन डिलीवर कर रहा है और उसमें मोदी के साथ डिलीवरी जुड़ा हुआ दिखता है। बड़ी बात है, जब गठजोड़ होता है तो लोगों के हित पीछे छूट जाते हैं, जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे।